नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेकंड ईयर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडल को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वायुमंडल से संबंधित परीक्षा में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने प्रयास किया है कि वायुमंडल से संबंधित जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पहला क्वेश्चन है वायुमंडल का संगठन अर्थात वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है उनका उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल के विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बनाने का मैंने प्रयास किया है। आप लोगों का सुझाव आमंत्रित है। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर वायुमंडल। बीए सेकंड ईयर का एक चैप्टर है वायुमंडल, जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। वायुमंडल को हम लोग अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। आप लोगों को पता ही है कि पृथ्वी पर 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, जिसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल ये महत्वपूर्ण परतें पाई जाती हैं। इन तीनों मंडलों के मिलने से जो मंडल बनता है उसको हम जैवमंडल कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति जगत विद्यमान होता है। चूँकि वायुमंडल के कारण ही जैव जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए इन सब परतों में वायुमंडल एक महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। वायुमंडल अगर नहीं रहता तो शायद पृथ्वी पर जीव जंतुओं का विकास, मानव जीवन का विकास नहीं हो पाता। इसलिए भी वायुमंडल एक महत्वपूर्ण परत के रूप में भूगोल में अध्ययन किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि वायुमंडल किसको कहते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से हुई। देखते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है उनके चारों ओर जो वायु फैली हुई है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वायुमंडल जो है वो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, अर्थात विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर के बना हुआ है। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उनको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है स्थायी गैस, जो वायुमंडल में स्थायी रूप से विद्यमान रहती है, जिनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, हाइड्रोजन गैस और नियोन मुख्य रूप से है। ये स्थायी गैस मानी जाती है। सेकंड होता है अस्थायी गैस। अस्थायी मीन्स जो जिनकी मात्रा घटते रहती है, बढ़ते रहती है, स्थायी रूप से वायुमंडल में नहीं रहती। इनमें मुख्य रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा ज्वालामुखी से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की गैसें, जल वाष्प की मात्रा, धूल के कण इत्यादि अस्थायी गैसों के रूप में मानी जाती है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई। जैसा कि पहले परिभाषा से ही पता चल गया है कि वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। अर्थात वायुमंडल का निर्माण विभिन्न प्रकार के गैसों से हुआ है। आइए देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के गैस कौन कौन से हैं। ये डायग्राम के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। सबसे पहला गैस आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये लगभग 78% मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान है। नाइट्रोजन गैस एक महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। चूँकि नाइट्रोजन गैस को वनस्पतियाँ यौगिक के रूप में प्रयोग करती हैं, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं कर पाती, यौगिक के रूप में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करती हैं। और जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं वो नाइट्रोजन गैस के कारण ही वो उनमें
हरापन विद्यमान रहता है। इसीलिए कृषि कार्य में नाइट्रोजन खाद का प्रयोग किया जाता है ताकि पौधे हरे भरे रह सके। ये तो हुआ नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 78% पाई जाती है और इनका उपयोग वनस्पतियां यौगिक के रूप में करती हैं। सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन भी वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस है। ये वायुमंडल में 20.99% विद्यमान है और ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। इनके बगैर है ना कहीं भी ज्वलन क्रिया नहीं हो सकती। इसके अलावा ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में विद्यमान है जो सारे जय जगत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए ऑक्सीजन गैस भी महत्वपूर्ण गैस के रूप में वायुमंडल में स्थापित है। उसके बाद आता है आर्गन। ये अक्रिय गैस के रूप में मानी जाती है। अक्रिय अर्थात जो कोई क्रिया नहीं करती। लगभग इनकी मात्रा 0.93% है जो वायुमंडल में विद्यमान है। फिर आता है जल वाष्प और धूल के कण। ये 0.9% रूप में वायुमंडल में विद्यमान है। उसके बाद वायुमंडल के सबसे निचली सतह में पाई जाने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वायुमंडल के नीचे भाग में जल वाष्प, धूल के कण और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस के रूप में वायुमंडल की निचली परत में विद्यमान है। ये लगभग 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की परिभाषा, वायुमंडल किन किन गैसों से निर्मित है और इन गैसों का महत्व क्यों है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वनस्पतियाँ जितने भी होती हैं वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। अर्थात वायुमंडल में जितने भी गैस विद्यमान है वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण मानवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है। इसीलिए वायुमंडल का अत्यधिक महत्व है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर कि वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की परिभाषा यहाँ पर पूर्ण होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल को कितने स्तरों में बांटा गया है, वायुमंडल के कितने परत हैं। आइए देखते हैं कि वायुमंडल के कितने परत हैं। तो इसके पहले वाले में हमने पढ़ा है कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का आवरण है। तो जो गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं वो विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन्हीं ऊंचाइयों के आधार पर और इन गैसों के गुणों के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है या 5 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला परत इसमें आता है क्षोभ मंडल या जिसको हम कहते हैं टोपोस्फियर। इसकी खोज सर्वप्रथम एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिनका नाम था तीसरा दी बोर, क्या नाम था, तीसरा दी बोर नामक वैज्ञानिक ने टोपोस्फियर या क्षोभ मंडल की जानकारी सर्वप्रथम दी। इन्होंने बताया टोपोस्फियर का अर्थ इन्होंने बताया कि विक्षोभ अर्थात विभिन्न गैसों के बीच आपसी रासायनिक विक्षोभ, मिश्रण या विक्षोभ, इन्होंने इसका अर्थ बताया था। फिर वायुमंडल की ये सबसे निचली परत मानी जाती है। वायुमंडल के सबसे नीचे अर्थात पृथ्वी के ऊपर और वायुमंडल से सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल या टोपोस्फियर कहलाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। ध्रुवों की ओर अगर हम जाते हैं तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई बहुत कम 8 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि विषुवत रेखा पर अगर इनकी ऊंचाई देखी जाए तो ये लगभग 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर सबसे भारी गैस ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। सबसे भारी गैसों में धूल के कण हैं, जल वाष्प हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक मात्रा में
प्राप्त होती हैं। और इन्हीं गैसों के कारण, भारी गैसों के कारण यहाँ पर मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है, जिनमें वर्षा का होना, आंधी तूफान, वर्षा, बिजली चमकना, गर्जना इत्यादि घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। इसीलिए इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके बाद इसकी अन्य विशेषताओं में अगर हम देखें तो जैसे जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर तापमान कम होते जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म के दिनों में यहाँ पर इनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, जबकि सर्दी या ठंड के दिनों में इनकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो ये है क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषता। एक बार पुनः संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं कि क्षोभ मंडल है क्या। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी खोज तीसरा दी बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्षोभ मंडल में मुख्य रूप से मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। अब आता है सेकंड मंडल, जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। सेकंड मंडल का नाम है समताप मंडल, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ये क्षोभ मंडल की बाद वाली परत है, और ये क्षोभ मंडल के बाद से इसकी ऊंचाई मानी जाती है 50 किलोमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और इस परत की जानकारी भी तीसरा दी बोर नामक विद्वान ने 1888 ईस्वी में दी थी, और उन्होंने इसका नाम रखा था स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ उन्होंने बताया था स्तरण मंडल या स्तर मंडल। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। इस मंडल की प्रमुख विशेषता कि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती। इसके अलावा इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, अर्थात ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है। ओजोन गैस की विशेषता क्या है आप सबको मालूम है। ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी पृथ्वी को बचाने का कार्य करती है। इसलिए भी समताप मंडल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हमारी ओजोन परत को खतरा उत्पन्न हो गया है। और इस परत की विशेषता और क्या है, यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल को आदर्श माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं घटित होती, इसलिए वायुयान जितने भी हैं वो इसी मंडल से होकर के उड़ानें भरती हैं। थर्ड में आता है मध्य मंडल, टोपोस्पास, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोपोस्पास। इस मंडल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर नेपेरियर शॉ नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने इस मंडल के बारे में जानकारी प्रदान की थी। उन्होंने सर्वप्रथम इस मंडल के बारे में जानकारी दी और उन्होंने ही इसका नाम रखा टोपोस्पास। टोपोस्पास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिश्रण की समाप्ति, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो गैसों का मिश्रण है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये तीसरे वायुमंडल का तीसरी परत के रूप में मुख्य रूप से वायुमंडल में स्थापित है। समताप मंडल के बाद इस परत का नंबर आता है। ये 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। समताप मंडल के बाद ये मंडल आता है और यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। इसके अलावा उल्का संबंधी घटनाएं, अर्थात जिसको हम कहते हैं ना तारों का टूटना, ये घटनाएं यही मध्य मंडल में
घटित होती हैं। वास्तव में तारे जो हैं गैसों का आवरण होता है, वो आपस में टूटते नहीं हैं। वास्तव में क्या होता है, उल्का अर्थात पत्थरों के जो कण होते हैं वो ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों के कारण टकरा करके टूटते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तारों का टूटना। जबकि वास्तव में क्या होता है, तारे कभी टूटते नहीं हैं, क्योंकि वो गैसों का आवरण है, वो कभी टूट ही नहीं सकते। टूटते हैं उल्का पिंड अर्थात पत्थर, जो ब्रह्मांड के कॉस्मिक किरणों की वजह से आपस में टकरा करके टूटते हैं। ये घटना कहाँ घटित होती है, मध्य मंडल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तारों का टूटना कहते हैं। अब आता है चौथे वायुमंडल की चौथी परत के रूप में आयन मंडल। ये आयन मंडल जो है ये मध्य मंडल से लगभग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। आयन मंडल की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ आयनिक गैसें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा चुंबकीय तरंगे यहाँ पर उत्पन्न होती है, रेडियो तरंगे यहाँ पर उत्पन्न होती है। यहाँ पर ध्रुव ज्योति, सुमेर ज्योति, आपने नाम सुना होगा, ध्रुव तारा, सुमेर तारा, ये सब आयन मंडल में ही स्थित है। इसके अलावा इस मंडल को विभिन्न परतों में अलग अलग विभाजित किया गया है, जिनमें डी परत, ई परत, E2 परत, जी परत, एफ परत, F2 परत इत्यादि परतें इसमें विद्यमान हैं। ये मुख्य रूप से वायुमंडल की 4 प्रमुख परतों के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं 5वीं परत, जिनको बोलते हैं बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे अंतिम परत या सबसे ऊपर की परत मानी जाती है। यहाँ पर हल्की गैसें प्राप्त की जाती है। देखिए, वायुमंडल के सबसे नीचे भाग में क्या होता है, भारी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जबकि वायुमंडल के ऊपरी भाग में सबसे हल्की गैसें अर्थात हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि गैसें वायुमंडल के ऊपरी भागों में प्राप्त की जाती है। बहिर्मंडल जो है वो 640 किलोमीटर से लेकर के इनकी ऊंचाई होती है। इनकी 640 के बाद जितनी भी ऊंचाई पाई जाती है वो सब बहिर्मंडल के अंतर्गत मानी जाती है। इस मंडल की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इसी मंडल में पृथ्वी से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सब बहिर्मंडल में ही जा कर के स्थापित होते हैं। पृथ्वी से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो 2 प्रकार से बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। इनको 2 भागों में विभाजित करके छोड़ा जाता है। एक है भूस्थैतिक उपग्रह। भूस्थैतिक उपग्रह से तात्पर्य है भूमि से अर्थात पृथ्वी से छोड़े जाने वाले उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। यहाँ से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो बहिर्मंडल में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होता है। उसी प्रकार से दूसरा जो होता है ध्रुवी स्थैतिक उपग्रह। ध्रुवी स्थैतिक उपग्रह अर्थात ध्रुवों से छोड़ने वाले उपग्रह। ध्रुवों से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो बहिर्मंडल में लगभग 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। तो ये भूमि से छोड़े जाने वाले उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं, जबकि ध्रुवों से छोड़ने जाने वाले उपग्रह लगभग 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित किया गया है। 5 परतों की अलग अलग अपनी विशेषता है। अब देखते हैं कि वायुमंडल का महत्व क्या है। जैसा कि पहले ही हमने प्रस्तावना में बताया था कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ये तीनों मंडलों के मिलने से ही जैवमंडल का निर्माण होता है। तो इससे ही वायुमंडल की उपयोगिता या महत्व सिद्ध होती है। अगर वायुमंडल नहीं रहता तो शायद पृथ्वी का निर्माण या जैवमंडल का निर्माण नहीं हो पाता और ना ही जैव जगत
का निर्माण हो पाता, जीव जंतु यहाँ पर रह पाते, ना ही मौसम संबंधी कोई घटनाएं घटित होती और ना ही विभिन्न प्रकार के उपग्रह या विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हुए हैं वो नहीं हो पाते। मौसम संबंधी सारी घटनाएं, प्रकृति से संबंधित सारी घटनाएं केवल वायुमंडल के कारण ही होती है। इसलिए वायुमंडल एक महत्वपूर्ण मंडल के रूप में विद्यमान है और हम सब भूगोल के विद्यार्थियों को इनका अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार से आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए, यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखिए भूगोल में क्या होता है कि जितने ही ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे उतने ही ज़्यादा हमको मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। वायुमंडल का ये डायग्राम, वायुमंडल के विभिन्न परतों का हमने डायग्राम बनाया है, तो ये विद्यार्थी जो है इस प्रकार का डायग्राम बना करके और अच्छे से अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए वायुमंडल में यहाँ बताया गया है कि सबसे निचली परत में डायग्राम बना करके ही हम अच्छे से समझा सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे निचली परत देखिए क्षोभ मंडल है ना, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसकी ऊंचाई 8 से 18 है। फिर समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल और इधर आपका है आयन मंडल, है ना। तो इस प्रकार से डायग्राम बना करके भी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के स्रोत, ये 2 क्वेश्चन उसमें ऐड करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।